जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रेसिडेंट के ऊपर। और देखिए, यहाँ से हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आते हैं। और इस चैप्टर यानी कि इस लेक्चर के बाद आप इस वीडियो को फिर से दोबारा आपको देखने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इसी में सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सभी एक एक आर्टिकल, एक एक महत्वपूर्ण प्रोविज़न को, ठीक है। तो निर्वाचन की बात करें तो अनुच्छेद 54 और 55 में इसका प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव आपसे प्रश्न पूछा जाता है किस प्रकार का होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो दोस्तों, ये होता है इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और इसमें गठित होता है इलेक्टोरल कॉलेज। अब इसमें देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज में पूछा जाता है प्रश्न कौन सम्मिलित होता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। तो आप ध्यान से कॉलेज देख लेंगे। देखिए, संसद के दोनों सदन इसमें सम्मिलित होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आप याद रखेंगे, ठीक है। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य चुन के इसमें आते हैं, इलेक्टेड जो इलेक्टोरल कॉलेज है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम द्वारा एकल संक्रमणी मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात देखिए, ये तो होता है अप्रत्यक्ष रूप से और इसमें इलेक्टोरल कॉलेज गठित होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज में, यानी कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन सम्मिलित होता है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखेंगे। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य और जो निर्वाचित हैं सिर्फ उनकी बात है। और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के जो सदस्य हैं जो निर्वाचित हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद एक प्रश्न बनता है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोविज़न है या फिर तरीका है, ठीक है, वो किस प्रकार का है। तो दोस्तों याद रखेंगे, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, ठीक है। और वो भी किस प्रकार का बताएं, एकल संक्रमणीय मत। अब ये होता क्या है, देखिए डिटेल में अगर हम जाएं तो थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए ABC, ठीक है, 3 लोग इलेक्शन लड़े हैं और सभी लोग अपना एक प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे देखिए एक क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये है क्या, देखिए जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है और आप और मैं चुनने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, चलिए ठीक है, ए हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, हमने ए को चुन लिया और बी को हमने थर्ड प्रायोरिटी दे दिया और सी को दूसरा प्रायोरिटी दे दिया, ठीक है। ये 3 व्यक्ति थे कि अगर ए नहीं प्रेसिडेंट बनता है तो मेरे हिसाब से पहले सी बनना चाहिए और लास्ट में ये बी बनना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से वोटिंग होती है। मान लीजिए आपने वोटिंग किया, चलो ए को आप दूसरे स्थान पे रखते हैं, उसके बाद बी को आप तीसरे स्थान पे रखते हैं और सी को फर्स्ट रैंक पे रखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखेंगे कि वोटिंग होती है और फाइनली ना वोट की वैल्यू इसमें काउंट होती है, ठीक है। और लास्ट में ऐसे प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो ये पद्धति आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए हम बात करते हैं दूसरे पेज पे। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए, ठीक है, वो आपसे पूछा जाता है। तो पहली बात तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना है। लोकसभा सदस्य बनने की उसमें योग्यता हो और किसी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर उसके पद के लिए आप जा रहे हैं, तो आप किसी भी जैसे गवर्नमेंट के अधीन कोई पद है उसके ऊपर आप कार्य न करते रहें, ठीक है। आप किसी पब्लिक ऐसे पोस्ट पे ना हो जिससे आपको लाभ प्राप्त होता हो, ठीक है। तो वही आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के डिफिनीशन में देखा जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कोई डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब जो कार्यकाल की बात है, तो ये आपको अनुच्छेद 56 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे साथ साथ में ना अनुच्छेद आप देखते रहेंगे। देखिए यहाँ अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें, ठीक है, तो आप उसको भी नोटिस करते रहेंगे। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 56 में क्या है,
कार्यकाल, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखना है। वह पुनः पुनः चुनाव लड़ सकता है और सीमित बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये भी बात आपको याद रखना है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद नया राष्ट्रपति चुने जाने तक वर्तमान राष्ट्रपति ही पद पर बने रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है, जिसको हम महाभियोग कहते हैं, और ये अनुच्छेद 61 में वर्णित है। अब ये है क्या, इसको भी समझिए। देखिए, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट द्वारा उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा की जा सकती है। देखिए, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करें, एक तरह से वायलेशन करें, ठीक है, जो संवैधानिक प्रावधान है उसका वायलेशन करें तो उनके ऊपर चल सकता है। और एक ऐसी भी स्थिति होती है जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति को पागलपन का ऐसा कोई स्थिति आ जाए, ठीक है, वो कैपेबल ना हो अपने पद को संभालने के लिए, जो जिम्मेदारी है, तो उस स्थिति में भी उनको हटाने के लिए महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया में क्या है महाभियोग लाने के लिए, देखिए, किसी एक सदन में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए, ठीक है, वो लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। सदन के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, ठीक है। प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है जहां उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके बाद यदि दूसरा सदन भी इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति पद से मतलब हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और इसके लिए कुछ दिन की नोटिस दी जाती है पहले से ही प्रेसिडेंट को। वो चीज़ आप कमेंट करके बताएंगे, अगर नहीं भी पता है तो गूगल करके आप मुझे बताइएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ क्या हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है। तो देखिए, कार्यपालिका शक्ति, इनकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो क्या क्या है उसको समझिए। राष्ट्रपति सरकार के सभी कार्यों को संचालित करता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विधायी शक्ति क्या है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है। संसद का जो सत्र आहूत होता है, समान होता है और प्रोरोग्यू होता है, ठीक है, यानी स्थगित होता है, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है उसके अधीन है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सत्र बुलाने का कार्य और सत्य के जो सत्र चल रहा है प्रेसिडेंट का पार्लियामेंट का, उसको स्थगित करने का जो कार्य है, ठीक है, जो शक्ति है वो विधायी शक्ति है और ये राष्ट्रपति के हाथ में होती है। लोकसभा को भंग कर सकता है वो, संसद में वार्षिक अभिभाषण देता है वो, किसी बिल यानी विधेयक को मंजूरी दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है। तो ये विधायी शक्तियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कई प्रकार के बिल होते हैं, कुछ पे प्रेसिडेंट के मतलब कंसेंट की आवश्यकता होती है, किसी जैसे मान लीजिए अमेंडमेंट का कोई बिल है या फिर मनी बिल है तो उस पर प्रेसिडेंट बाध्य होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें न्यायिक शक्ति, तो जुडिशियल पावर अगर हम बात करें अनुच्छेद 72 की, ठीक है, तो 72 की बात करें तो क्षमा, उसके बाद दया, निलंबन और रिमिशन यानी कि राहत और परिवर्तित यानी कम्यूटेशन करने की शक्ति प्रेसिडेंट को दी गई है, ठीक है। तो एक है अनुच्छेद 72, इसको याद रखेंगे। इसके अधीन न्यायिक शक्ति प्रेसिडेंट का दिया गया है, जिसमें वो जैसे मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति है वो किसी अपराध में लिप्त है तो उसको पूर्ण रूप से वो क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है पूरे भारत में, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और क्षमा में कई प्रकार की क्षमा है, आप देख लें। एक तो पूरी तरह से, उसके बाद कुछ मर्सी यानी दया भी है, निलंबन भी है, राहत भी है, और क्या है कम्यूटेशन, जो केस है उसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें न्यायिक शक्ति में आता है। उसके बाद आर्थिक शक्ति, फिनेंशियल पावर क्या है। संसद में कोई धन विधेयक मनी बिल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेंट किससे लिया जाता है, प्रेसिडेंट से, ठीक है। लेकिन मनी बिल पे जैसे मान लीजिए ये अपने पास रख नहीं सकते, ठीक है, और अस्वीकार नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद सैन्य शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये चीज़ हमको याद रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपातकालीन शक्ति के ऊपर। इसमें देखिए अनुच्छेद 352, 356 और 360 की बात है। यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत लगाए जाते हैं, जो राज्य आपातकाल है वो 356 और वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत, ठीक है। और ये भी ये शक्ति किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। तो चीज़ें याद रखनी है। देखिए इमरजेंसी को हम डिटेल में समझेंगे, फिलहाल इतना ही जानिए, ठीक है। ये पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होता है।
उसके बाद अनुच्छेद 65 की बात करें, इसमें क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तो भारत के जो सीजीआई हैं वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एक साथ नहीं होता है, आप कारण जान चुके हैं। चलिए बात करते हैं अब तक भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रपतियों का कार्यकाल, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, पहले राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल है 1950 से 1962 तक। ठीक है, और उसके बाद पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, और ये 2007 से 2012 के बीच में। देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रमुख बातें उसके बाद हम अलग से निमोनिक्स में समझ लेंगे, लेकिन अभी इतना ही देखिए। ठीक है, तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका ही रहा है। ठीक है, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी, ये याद रखना है आपको, अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम में पूछा गया था। अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये भी एक राष्ट्रपति ही थे। रामनाथ कोविंद ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं, जो वर्तमान में है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपतियों में कुछ विशेषता है, तो ये विशेषता कुछ लोगों की यहाँ पे दी गई है। सबसे कम उम्र का पूछा जाए एग्जाम में तो जो नीलम संजीव रेड्डी हैं। अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। रामनाथ कोविंद दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। उसके बाद अब देख लेते हैं क्रमवार जो भी राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969, वीबी गिरी 1969 से 1974, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977, नीलम संजीव रेड्डी, इनके ऊपर हमने बात किया था सबसे कम उम्र के, तो 1977 से 1982, ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987, आर वेंकट रमन ये हैं 1987 से 1992 के बीच में कार्य किया है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 के बीच में, के आर नारायण 1997 से 2002, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007, श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012, प्रणब मुखर्जी बने हैं 2012 से 2017 के बीच में, रामनाथ कोविंद 2017 से 2022, द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में 2022 से और वर्तमान में अभी भी कार्यरत हैं। ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद निमोनिक्स का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, और निमोनिक्स मतलब मैं आपको करा दूंगा दूसरे लेक्चर में। अब यहाँ पे हम देखेंगे राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो संशोधन हुए हैं। ठीक है, और क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसको हम देख लेते हैं। देखिए क्विकली करने का मतलब है कि आप ध्यान से पढ़ें और कम समय में ज़्यादा समझें। ठीक है, रिवाइज करें फिर से, अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो फिर से देखनी चाहिए तो आप फिर से देखें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। राज्यों के पुनर्गठन के बाद राष्ट्रपति को एक नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित शक्तियाँ दी गई थी। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 7वें संविधान संशोधन 1956 में, यानी कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद राष्ट्रपति को नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित कुछ शक्तियां दी गई थी। ठीक है, 9वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको पुनर्निर्धारित करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक बनाई गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट क्या करे, अमेंड करके भारत और पाकिस्तान की सीमा को इधर उधर कर दे, नहीं, तो उसमें जो प्रेसिडेंट हैं उनका कंसेंट यानी सहमति आवश्यक है। ठीक है, 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। इसमें क्या हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की व्यवस्था की गई। ठीक है, कब हुआ, 11वें संविधान संशोधन 1961 में। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, तो इसमें राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, तो ये कब से बाध्य है, 24वें संविधान संशोधन 1971 से। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें है, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। और अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में, ठीक है, किसी संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद में अमेंडमेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए राष्ट्रपति
ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर रोक लगा सकते हैं, नहीं, उसके ऊपर उनको कंसेंट अपना देना ही होगा, ठीक है, स्वीकृति देनी ही होगी। ये बात 24वें संविधान संशोधन 1971 में अनिवार्य किया गया, ठीक है। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। कब? 39वें संविधान संशोधन 1975 में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। तो राष्ट्रपति की सहमति से संसद के संविधान संशोधन को व्यापक शक्ति दी गई, ठीक है। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ। राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने से पहले मंत्रिपरिषद से लिखित सलाह लेने के लिए उनको बाध्य किया गया, ठीक है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए थे। और देखेंगे आप आपातकाल के दौरान, ठीक है, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी तो उसमें डायरेक्टली प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल गया था, ठीक है। तो तब से ये चीज़ें मतलब ध्यान में रखी गई। 52वें संविधान संशोधन 1985 की बात करें तो दल बदल कानून लागू किया गया, जिसमें राष्ट्रपति को असंतोषजनक स्थिति में फैसला लेने की शक्ति दी गई है, ठीक है। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून लाया गया था, आप याद रखेंगे। 61वें संविधान संशोधन की बात करें जो 1989 में हुआ, तो मतदान की आयु इसमें घटाकर 18 वर्ष की गई, जिससे राष्ट्रपति चुनाव में अधिक युवा मतदान, ठीक है, मतदाता सम्मिलित हो सकें, ठीक है। तो यहाँ देखिए राष्ट्रपति चुनाव में तो फिर नहीं, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए अब 18 वर्ष का तो पार्लियामेंट्री मेंबर तो कोई बनता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे मान लीजिए कोई जनरल इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें मतलब आसानी से पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है, तो चीज़ें याद रखनी है। 65वां संविधान संशोधन 1990 की बात करें तो राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो 65वां संविधान संशोधन 1990 हुआ और 1990 में जिसमें राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को उनके आयोग की स्थापना के लिए क्या है अधिकार दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ और इसमें क्या हुआ, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया। कब? 69वें संविधान संशोधन 1991 में, ठीक है। और राष्ट्रपति को दिल्ली सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने का अधिकार मिला, ठीक है। 84वां संविधान संशोधन 2001 की बात है। इसमें जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा सीटों के पुनर्विन्यास में राष्ट्रपति की भूमिका को परिभाषित किया गया, ठीक है। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 की बात है, जिसमें जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा सीटों के पुनर्विन्यास में राष्ट्रपति की भूमिका को परिभाषित किया गया। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 की बात है, ठीक है, जिसमें अगर लोकसभा के कुल सदस्य, ठीक है, जितने भी हों उनके 15% ही किस में जाएंगे, मंत्रिपरिषद के आकार में, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद का आकार होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा, गुड गवर्नेंस में मंत्रिपरिषद का आकार छोटा ही सही है, ठीक है। तो 15% होने चाहिए, ठीक है, और जिससे राष्ट्रपति की नियुक्ति, ठीक है, शक्तियों पर प्रभाव पड़ा। अब चलिए बात करते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011। ये सहकारी समितियों के गठन और उनके संचालन के लिए संवैधानिक प्रावधान इसमें जोड़ा गया, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण रही, ठीक है। तो ये सभी आपने अमेंडमेंट देख लिए, अभी 2 अमेंडमेंट और देख लीजिए। 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ, तो इसमें राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी की स्थापना का प्रयास किया गया, जिसमें राष्ट्रपति की भूमिका न्यायाधीशों की नियुक्ति में बढ़ाई गई, लेकिन बाद में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, ठीक है। और बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ। इसमें जीएसटी लागू किया गया, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रभावी बनाया गया, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण अमेंडमेंट थे जिनको आपने बड़ा ही फ्रिक्वेंटली देख लिया है, ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। देखिए हमने बहुत कम समय में ये सब कंप्लीट किया है, ठीक है, तो आप एक बारी फिर से रिवाइज कर लेंगे तो सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इतने सारे अमेंडमेंट बहुत कम समय में देख पाना उचित नहीं है और याद रख पाना मुश्किल है। तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा और फिर से दोबारा से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं अब प्रश्नों के ऊपर। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है, सिंपल प्रश्न, उसके बाद हम टफ क्वेश्चन PYQ सब डिस्कस करेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपको क्लियर है। भारत में अब तक कितनी महिलाएं राष्ट्रपति बन चुकी हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन कौन? प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने समय के भीतर नया राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के भीतर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 352, 356, 360। राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का निर्धारण, ठीक है, जो भत्ते होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संसद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ वर्णित है? तो दोस्तों बताएं। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति महाभियोग कैसे चलेगा उसकी प्रक्रिया वर्णित है। आप हमें कमेंट में बताएंगे इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, किस देश के संविधान से अपने वहाँ एक तरह से संशोधन करके ली गई है। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है। भारत के राष्ट्रपति की जो निर्वाचक मंडल है यानी इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन शामिल नहीं होता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल में बात किया था। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उपराष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसको हमने देख लिया था। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 11 क्या है। भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष। ठीक है, और सबसे कम उम्र के कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अपने कार्य करते हैं? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है। यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हों तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123 में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो दोस्तों 213 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए, ठीक है, किसी उम्मीदवार को कितने प्रस्तावकों और अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए तो दिए गए ऑप्शन में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक हैं और 50 अनुमोदक हैं, तो इतने उम्मीदवार जरूरी होते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से देखिए आज का टेस्ट भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, और उम्मीद करूंगा आपने बहुत ही ध्यान से इस सीरीज को एंजॉय किया है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी क्वेश्चन के कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, और अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक में अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।